अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों। बेटा मैं हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसे चैप्टर नंबर 1 आता है अच्छे तरीके से वो चैप्टर 14 को भी अच्छे तरीके से करे, क्योंकि चैप्टर 1 और 14 की आपस में पेयरिंग होती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 14 का, जिसका नेम ट्रांसपोर्ट है। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। अब आजकल कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है और कोविड-19 बहुत सारे लोगों को मार रहा है पूरी दुनिया में। तो बार बार ये कहा जाता है कि जी जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको ये वायरस कुछ नहीं कहेगा। तो इम्यूनिटी है क्या? अब जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उसको, यानी ये इम्यूनिटी होती क्या है कि स्ट्रांग हो तो बंदा बीमार नहीं होता और अगर वीक हो तो बंदा मर भी सकता है। तो लेट्स सी व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, हमारी ताकत, हमारे जिस्म की ताकत कि हमारा जिस्म पहचान ले, रिकॉग्नाइज करे। दी इंट्रूजन, इंट्रूजन से मुराद किसी चीज का हमारे अंदर दाखिल होना। जैसे वायरस हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो अब अगर वो वायरस मेरे जिस्म में एंटर हो गया है या वो बैक्टीरिया मेरे जिस्म में एंटर हो गया है, उसने मेरे पे हमला कर दिया है, तो मेरा जिस्म उसको फौरन, मेरी बॉडी उसको फौरन पहचान ले, रिकॉग्नाइज करे। दी इंट्रूजन, किसी चीज का दाखिल होना। किसका दाखिल होना? किसी फॉरेन मटेरियल का। फॉरेन जो मेरी बॉडी का नहीं है, बाहर का कोई पार्टिकल है, बाहर का कोई केमिकल है जो मेरे अंदर दाखिल हुआ है। वो सेल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, वो टॉक्सिन्स भी हो सकती हैं। तो मेरे जिस्म की वो ताकत जिससे मैं पहचानता हूं कि मेरे जिस्म में कोई दाखिल हुआ है। कौन? एनी फॉरेन मटेरियल, कोई बाहर का कोई मटेरियल मेरे अंदर कोई दाखिल हुआ है इनटू द बॉडी, और उसके बाद पहचानने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद मैं अपने खास सेल्स को मोबिलाइज करूं। मेरी बॉडी अपने खास सेल्स को मोबिलाइज से मुराद हरकत में लाए। मेरी बॉडी खास सेल्स को मुतहरिक करे और मेरे खास सेल्स के खास सेल प्रोडक्ट्स को भी मुतहरिक करे। तो वो जो मेरे खास सेल्स हैं जो इन फॉरेन मटेरियल का मुकाबला करेंगे, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस का मुकाबला करेंगे, और वो सेल्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स को एंटीबॉडीज कहते हैं। तो फिर बेटा नंबर 1 पहचान करना, इंट्रूजन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल का बॉडी के अंदर, उसकी पहचान लेना उसको। उसके बाद अपने सेल्स को मोबिलाइज करना, उनको भेजना कि जाओ और अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, मतलब एंटीबॉडीज के जरिए, या तुम लोग खुद उस फॉरेन मटेरियल को फौरन से पहले बॉडी से रिमूव करो, टू हेल्प रिमूव दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल विद ग्रेटर स्पीड, और इंतहाई स्पीड से उनका रिमूवल करो एंड इफेक्टिवनेस, और बड़े असरदार तरीके से उस बैक्टीरिया या वायरस को मार दो। तो यही है जनाब। अभी कोरोना का वायरस लगेगा हमें, उसके बाद जब वो जाहिर करेगा अपने सिम्टम्स, तो क्या करेगा कि हमारी बॉडी उसको पहचान लेगी कि कोरोना वायरस ने हमारी बॉडी में इंट्रूजन की है, और कोरोना वायरस कोविड-19 हमारी बॉडी का मटेरियल नहीं, कोई फॉरेन मटेरियल है। तो हमारी बॉडी के बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो हरकत में आ जाएंगे। वो फिर अपनी एंटीबॉडीज बनाएंगे और फिर मेरे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, मेरे सेल्स और मेरे सेल के प्रोडक्ट्स मेरी हेल्प करेंगे कि उस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल को मेरे जिस्म से रिमूव कर दिया जाए विद ग्रेटर स्पीड
एंड इफेक्टिवनेस। बेटा दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इम्यूनिटी समझ आ गई होगी कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल को पहचानना और उसको बॉडी के अंदर से रिमूव कराना अपने स्पेशल सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स के जरिए, दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कह सकेगा। इन एनिमल्स के अंदर अल्लाह ताला ने फिजिकल बैरियर्स दिए हुए हैं। अब पापा मुझे चोट लगी है तो पापा मुझे टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना। बेटा दिखाओ तुम्हारी स्किन फटी के नहीं। नहीं पापा स्किन को कुछ नहीं हुआ, हल्की सी रगड़ आई है, रहने दो बेटा, टीका रहने दो। तो बेटा जब तक स्किन हमारी सलामत है ये फॉरेन पार्टिकल्स हमारे स्किन से अंदर नहीं जा सकते। और तो और मेरे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं बेटा, नाक में, नेजल कैविटी में, ट्रैकिया वगैरह में, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं। और तो और अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी में कुछ फैगोसाइट्स सेल्स रखे हैं। ये फैगोसाइट्स सेल्स आने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस को पकड़कर खा लेते हैं। खा लेने को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। बेटा ये फैगोसाइटोसिस करके उसको डाइजेशन करके मार देते हैं उसको। तो अल्लाह ताला ने फिजिकल बैरियर्स मतलब स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नंबर टू फैगोसाइट्स के अलावा एक तीसरा मैकेनिज्म भी हमें दिया है ताकि हम अपनी बॉडी का डिफेंस कर सकें। हम अपनी बॉडी का डिफेंस कर सकें अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, जो बाहर से चीजें हमारे अंदर जाकर हमलावर हो जाती हैं। फॉरेन इन्वेडर्स जो बाहर की चीजें हमारे अंदर आकर हमलावर हो जाती हैं। और वो थर्ड मैकेनिज्म जिसके जरिए हम अपनी बॉडी का डिफेंस कर सकते हैं उन फॉरेन इन्वेडर्स को जो हमारी बॉडी के अंदर तक चले गए हैं, उस सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम है। The components of the immune system includes, लो जी इम्यून सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं बेटा। मैंने आपको बताया हमारे सेल्स, कौन से सेल्स? लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स की कौन सी किस्में? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। और यही बी लिम्फोसाइट्स तो एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। तो मेरे बच्चों एंटीबॉडीज केमिकल्स हैं, एंटीबॉडीज केमिकल्स हैं और बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। तो लिम्फोसाइट्स बी एंड टी आर द सेल्स एंड एंटीबॉडीज आर द केमिकल्स। आखिर इन बैक्टीरिया, इन वायरसेस के ऊपर कौन से केमिकल्स होते हैं जिनको फौरन हमारे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स फौरन से पहले पहचानते हैं? वो कौन से केमिकल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाने के जिम्मेदार हैं? लो जनाब, तो बाहर से अंदर आने वाले जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं या कुछ केमिकल्स हैं, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। तो बैक्टीरिया और वायरसेस की सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं बेटा। बच्चों बैक्टीरिया और वायरसेस की सरफेस पर मौजूद जो एंटीजन है, इस एंटीजन का दूसरा नाम इम्यूनोजेन है। इम्यूनोजेन। एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस। ये आमतौर पर प्रोटीन होती है, ज्यादातर प्रोटीन होती है। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर घुसती है, ये हमारे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को मजबूर करती है कि एंटीबॉडीज बनाओ और मुझे मारो। तो एंटीजन का दूसरा नाम इम्यूनोजेन है। एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंस है जिसकी हम फौरी तौर पर जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे। एंटीजन ऑफनली ज्यादातर प्रोटीन होती है जो स्टिमुलेट कर देती है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज को। अब देखते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है बेटा। पुत्र जी एंटीबॉडीज भी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। पॉइंट 1, एंटीबॉडीज भी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। These
antibodies are also called immunoglobulins. याद रहे, एंटीजन को कहते हो इम्यूनोजेन, एंटीबॉडी को कहते हो इम्यूनोग्लोब्यूलिन. तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. ये एंटीबॉडीज बनाता कौन है, ये केमिकल्स कौन बना रहा है? These are synthesized by vertebrates. इनको वर्टिब्रेट्स बनाते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैकबोन है. और ये एनिमल्स एंटीबॉडीज कब बनाते हैं? ये एंटीबॉडीज बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस. तो अगर इनके अंदर कोई फॉरेन एंटीजन आ जाए, बाहर के एंटीजन आ जाए, ये फॉरेन अपने अंदर क्या बना लेते हैं? एंटीबॉडी बना लेते हैं. एंटीबॉडी करती क्या है जी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी? एंटीबॉडी फौरन से पहले इमोबिलाइज, अपने आप को हरकत में लाएगी. ये एंटीबॉडी या तो एंटीजन को, आई एम सॉरी बेटा मैं मोबिलाइज पढ़ गया, एंटीबॉडीज या तो अंदर मौजूद एंटीजन को रोक देगी कि खबरदार इधर ही रुको, आगे नहीं बढ़ना. इमोबिलाइज का मतलब रोक देना. तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? एंटीबॉडीज इमोबिलाइज करेंगी एंटीजन्स को, उन्हें रोक देंगी. या फिर कोई एंटीजन अगर अगर कोई एंटीजन रुकी हुई हो तो उसको मोशन में सेट कर देती. मोशन से मुराद उसमें हरकत ले आती. एंटीबॉडी क्या क्या करती? नंबर 1, किसी हरकत में आई हुई एंटीजन को रोक देगी, या फिर किसी ठहरी हुई एंटीजन में हरकत पैदा कर देगी. बेटा ये दोनों चीजें करने से क्या होगा कि अल्टीमेटली एंटीजन की बर्बादी करेगी कौन? एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी एंटीजन को बर्बाद कर देगी, उसको डिस्ट्रक्शन कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी. कैसे? रुकी हुई एंटीजन को मोशन में लाकर, या ऑलरेडी मूविंग एंटीजन को रोक कर उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर उसको फैगोसाइट सेल तक ले आएगी कि ये लो पकड़ो, इसको खा लो. एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक. एंटीबॉडी स्पेसिफिक है बेटा. खास किस्म की एंटीबॉडी खास किस्म की एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है. ये याद रखना, जिस तरह एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को चेंज करता है प्रोडक्ट में, इसी तरह एक खास एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन करती है एक खास एंटीजन की. डिस्ट्रक्शन करती है खास एंटीजन की. डन. और वो उसी एंटीजन को मारेगी जिसने इसको स्टिमुलेट किया होगा इसकी प्रोडक्शन के लिए. उसी एंटीजन को पकड़ कर मारेगी जो एंटीजन इसकी प्रोडक्शन की जिम्मेदार होगी. नेक्स्ट, एंटीबॉडीज केमिकल्स कौन बनाते हैं? एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स की कौन सी किस्म एंटीबॉडीज बनाती है? बी लिम्फोसाइट्स. तो बी लिम्फोसाइट्स आर दी व्हाइट ब्लड सेल्स which are responsible for making antibodies. Who makes antibodies? B lymphocytes. Then these antibodies are secreted into the lymph. या तो इन्हें lymph में छोड़ दिया जाता है. lymph क्या है? lymphatic system के अंदर जो liquid होगा उसको लिम्फ कहते हैं. तो आप मेरे दूसरे लेक्चर में जो कि लिम्फेटिक सिस्टम पर होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि व्हाट इज लिम्फ. तो लिम्फ इज द मटेरियल, इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द लिम्फेटिक सिस्टम. और इन एंटीबॉडीज को ब्लड में भी छोड़ दिया जाता है, जहां ये सर्कुलेट फ्रीली करती हैं. और रास्ते में कोई भी फॉरेन केमिकल मिल जाए, कोई फॉरेन एंटीजन मिल जाए, एंटीबॉडीज का काम है मुतहर्रिक एंटीजन को रोक देना,
या रुकी हुई एंटीजन में हरकत लाकर इन दी एंड उसकी डिस्ट्रक्शन कर देना, उसकी क्या कर देना, डिस्ट्रक्शन। तो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज एंटीजन। बच्चों अब हम एंटीबॉडी का जरा थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ लें। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। लो मेरे बच्चों 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो ये देखें, ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अच्छा, इनमें से आप देख रहे हो कि ये ब्लैक और रेड जो हैं, these are known as heavy chains, whereas gray and pink are called light chain. तो light chains भी 2 हैं और 2 heavy chains हैं. So it is made up of 2 light chains and 2 heavy chains. Okay? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोबारा देख लें, 4 polypeptide chains made up of amino acids and these are proteins obviously. तो 2 identical light chains हैं। ये देखें यहां पर ये 2 identical, ये ग्रे पिंक 2 identical light chains हैं and 2 identical heavy chains हैं। तो ये देखें ये 2 identical heavy chains हैं, ठीक है, linked together by disulfide bridges। तो यहां आपने ये डायग्राम बनानी होगी। ये देखो जी, तो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस है। ये देखिए 2 सल्फर 2 सल्फर 2 सल्फर, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए 2 अदद हैवी चेन्स, तो 2 अदद लाइट चेन्स। तो जिस तरह हीमोग्लोबिन में आपने पढ़ी हुई 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स, इसी तरह एक एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं। 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है बेटा। 2 identical heavy chains linked by disulfide bridges। अच्छा, अब इनमें कुछ अमीनो एसिड्स के ऐसे सीक्वेंस हैं जो वेरिएबल होती हैं, तो हम उन्हें V से डिनोट करते हैं। वेरिएबल चेंजेबल अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन द लाइट चेन्स हैं जी। एंड द अपर रीजन्स ऑफ द हैवी चेन्स, जो वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं हैवी चेन्स और लाइट चेन्स के अंदर, ये डिटरमिन करती हैं कि विच एंटीजन से इन्होंने बाइंड होना है, कौन से एंटीजन से इन्होंने बाइंड होना है। तो पता ये लगा कि एंटीबॉडी की जो पर्टिकुलरिटी है, उसकी जो स्पेसिफिसिटी है, वो मौजूद है इस रीजन में, दैट इज वेरिएबल अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो ये डिफरेंट एंटीबॉडीज में डिफरेंट रीजन्स होंगे, तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होंगे। डन। तो एंटीबॉडीज के पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कुछ एरियाज हैं। एक एरिया V है तो दूसरा C है। जो V है वहां वेरिएबल अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं, ये लाइट चेन्स में भी हैं और अपर रीजन्स ऑफ द हैवी चेन्स में भी हैं। दे डिटरमिन दैट विच एंटीजन दे विल बाइंड टू। डन। सो दिस मेक्स देयर स्पेसिफिसिटी। जबकि दूसरा रीजन इनका होता है कांस्टेंट अमीनो एसिड सीक्वेंसेस का आर द सेम फॉर ऑल द एंटीबॉडीज इन वन क्लास। तो किसी एक क्लास की तमाम एंटीबॉडीज के जो कांस्टेंट रीजन है वो सबका सेम होगा, जबकि डिफरेंस आएगा तो वो V वाले रीजन पर आएगा, जहां पर वेरिएबिलिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि हमने कौन सी एंटीजन को पकड़ना है। अब आ जाए बेटा लिम्फोसाइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट्स की 2 किस्में हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट T एंड B, अब नाम हम लोग सोच रहे होंगे यार इनको क्या T और B क्यों नाम दिया गया है। बेटा जी T एंड B लिम्फोसाइट्स के नेम्स हमने इनके रिलेशनशिप को देखते हुए दिया है। टी लिम्फोसाइट का रिलेशनशिप है थाइमस ग्लैंड से, जबकि बी लिम्फोसाइट का रिलेशनशिप है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस से। अब बर्सा ऑफ फैब्रिशियस क्या है, थाइमस ग्लैंड क्या है, तो लेट्स सी। कहता है द इन्फ्लुएंस। बेटा इन्फ्लुएंस का मतलब असर
the influence of thymus gland is essential. थाइमस ग्लैंड का जो असर है वो बहुत जरूरी है इन मेकिंग टी सेल्स, और ये टी सेल्स इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के हवाले से बड़े कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, बड़े जबरदस्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सेल्स हैं। तो ये थाइमस ग्लैंड के जेरे असर बनते हैं, थाइमस ग्लैंड के जेरे असर बनते हैं। एनी प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिम्फॉइड स्ट्रक्चर से मुराद जिसमें लिम्फोसाइट्स बनते हो। ये बर्सा फेब्रिशियस लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स हैं which make lymphocytes, and bursa of fabricius are present in the walls of cloaca of the young birds. यंग बर्ड्स की क्लोएका की वॉल के अंदर ये मौजूद है, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, और वो बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, फ्रॉम वेयर बी लिम्फोसाइट्स वर डिस्कवर्ड। और फिर पता लगा कि दीज बी लिम्फोसाइट्स have role in the immune system. बेटा very 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 important short questions हैं जी। cell mediated response and humoral immune response, cell mediated response and humoral immune response, very important short questions हैं। cell mediated response टी सेल्स की वजह से है, जबकि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस बी सेल्स की वजह से है। तो टी लिम्फोसाइट्स पहचानेंगे एंटीजन को, और उसके बाद कॉम्बैट मतलब फुल मुकाबले पर उतर आएंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, या फिर अगर किसी शख्स में ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो फौरन से पहले टी लिम्फोसाइट्स एंटीजन को, जो कि हमारी बॉडी के नहीं होंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेगी और कॉम्बैट करेगी और पकड़कर उस पूरे फॉरेन टिश्यू को, जो ट्रांसप्लांट के दौरान डॉक्टर ने अगर को फिट कर दिया, उस पूरे टिश्यू को, उस पूरी किडनी को, उस पूरे लिवर को बर्बाद करके रख देंगे। तो मेरे बच्चों, एंटीजन पहचान कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना या किसी सेल के टिश्यूज को मारना, मतलब सेल को मारना, इसमें मकसद सेल को मारना है, किसी केमिकल को मारना नहीं है, सेल को मारना है। तो जब टी लिम्फोसाइट्स पहचान लें एंटीजन को जो कि किसी सेल के ऊपर मौजूद लगी हुई है, उस एंटीजन की पहचान करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उस फॉरेन टिश्यूज को पकड़कर रिजेक्ट कर देना, उसको मार देना, दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में याद रखें किलिंग ऑफ सेल है, किलिंग ऑफ सेल है, सेल मारना उन्होंने। तो ह्यूमोरल आप समझ गए होगे बेटा, इसमें केमिकल्स को मारना है। तो बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे अंदर अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स बना देते हैं तो वो बी सेल्स मारेंगे, और उसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे, जिसमें केमिकल को, टॉक्सिन को एंटी टॉक्सिन के जरिए मारना होगा। बी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन, ये भी सबसे पहले एंटीजन को पहचानेंगे और फिर स्पेशल सेल्स बनाएंगे, प्लाज्मा सेल क्लोन बनाएंगे, और ये जो प्लाज्मा सेल्स जो उन्होंने बनाए हैं, these plasma cells synthesize and liberate antibodies, और ये प्लाज्मा सेल्स फिर क्या बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडीज को बनाएंगे और छोड़ देंगे। ये एंटीबॉडीज को छोड़ दिया जाएगा ब्लड प्लाज्मा या टिश्यू फ्लूइड में। फिर ये एंटीबॉडीज जो कि केमिकल्स हैं, देन दीज एंटीबॉडीज विल अटैच टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया एंड स्पीड अप देयर फैगोसाइटोसिस। उनको पकड़ पकड़ कर जाकर फैगोसाइट्स तक
तक लेकर जाएंगे कि ये लो पकड़ो, ये मैं तुम्हारे लिए सेल लाई हूं, इनको खाओ, या फिर क्या करेंगे कि ये एंटीबॉडीज विल कंबाइन विद टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उन टॉक्सिन्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी बाय मेकिंग एंटी टॉक्सिन्स। तो ये एंटीबॉडीज एंटी टॉक्सिन्स बनाकर उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगी। Such kind of response is called humoral immune response. Such kind of response is called humoral immune response. दोबारा सुन लें, बी सेल्स जो हैं ये रिकॉग्नाइज करेंगी एंटीजन को और फौरन से पहले बनाएंगी प्लाज्मा सेल क्लोन्स। ये प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज कर देंगे और फिर छोड़ देंगे एंटीबॉडीज को, जो कि ब्लड, प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड में सिक्रीट कर दी जाएंगी। फिर ये वाली एंटीबॉडीज जाकर अटैच हो जाएंगी बैक्टीरिया की सरफेस से, फिर उन बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस को स्पीड अप करा देंगी, या फिर उनकी बनाई गई टॉक्सिन से जुड़कर उससे कंबाइन होकर उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देगी बाय प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन्स। And this is called humoral immune response. This is called humoral immune response. मेरे बच्चों, वैक्सीनेशन, बेटा जी जब हम में वैक्सीनेशन होती है मतलब कि हम बीमार नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर उसी बीमारी के वीक सेल्स भेज दिए जाएं या उसकी एंटीजेंस भेज दिए जाएं, तो हमारे अंदर उन एंटीजेंस के जेरे असर फॉरेन एंटीबॉडीज बन जाती है और हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर हो जाती है। तो अगर फिर वीक एंटीजेंस के बजाय स्ट्रांग वाले अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमला हम पर हो, तो हमारे अंदर उनकी एंटीबॉडीज पहले से मौजूद होती हैं। तो वैक्सीनेशन, व्हेन वी गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि एंटीजन, वी बिकम इम्यून, हम इम्यून हो जाते हैं टू दैट इन्फेक्शन और डिजीज। तो अच्छी बात है भाई, ये अल्लाह करे कोविड-19 की भी कोई वैक्सीनेशन आ जाए, हम लोग लगा लें, तो हम लोग भी इम्यून हो जाएंगे, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब वो वैक्सीनेशन हमें बीमार नहीं करेगी, लेकिन हमारे अंदर क्या पैदा कर देगी, उसकी एंटीबॉडीज। बेटा जी, इफ वी गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, अगर हमें पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स और एक्सेट्रा यानी इस जैसी कई और बीमारियां हैं, अगर एक दफा हमें उसकी वैक्सीनेशन हो जाए तो वी आर प्रोटेक्टेड और बिकम इम्यून टू दैट इन्फेक्शन इन आवर फ्यूचर लाइफ। तो हम अपने फ्यूचर, पूरी फ्यूचर लाइफ में हम उसके लिए क्या रह जाते हैं बेटा, हम लोग इम्यून हो जाते हैं। हम लोग क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं। ले जी, अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। लो मेरे बच्चों, अब क्या हुआ कि मेरे अंदर जरासीम दाखिल हुए एंटीजन लेकर, मेरी बॉडी ने, मेरे टी और बी लिम्फोसाइट्स ने फॉरेन एंटीजन को क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, सेल मीडिएटेड रिस्पांस दिया, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पांस दिया और मैं ठीक हो गया, मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन गई, मैं इम्यून हो गया। मैं क्या हो गया बेटा, इम्यून। तो व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? देखो, इसमें कुदरती तौर पर, यानी कि जब कोई, दूसरे लफ्जों में मैं एंटीबॉडी डायरेक्ट ना लूं, मैं एंटीबॉडी अपने जिस्म में अगर बनवाऊं, एंटीजन डालूं और कुदरती तौर पर मेरे जिस्म में क्या बन जाए, उसकी एंटीबॉडी कुदरती बने, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर कोई पर्टिकुलर फॉरेन एंटीजन अंदर बॉडी में आए और वो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट कर दे द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी, के खास एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दे, तो फिर क्या होगा, देन इट इज सेड टू बी एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि एक एंटीजन हमारे अंदर जाए और वो एंटीजन जाकर हमारे अंदर हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की है बेटा। एक्टिव इम्यूनिटी, मैं बीमार हो गया, बड़ा सीवियर बीमार हुआ, मुझे बड़ा जबरदस्त फ्लू हुआ। अब जब मुझे फ्लू हुआ तो मेरी बेगम ने कहा कि आप डॉक्टर पर जाएं। मैंने कहा भी मैंने नहीं जाना। कहने लगी क्यों?
मैं क्या 2-4 दिनों में जो भी वायरल इन्फ्लुएंजा या कुछ भी अगर मुझे है, 2-4 दिनों में मेरे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स खुद ही इन्हें रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज बनाकर इन्हें मार देंगे, तो खैर है, मेरे अंदर खुद ही क्या बन जाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी बन जाएगी मेरे अंदर. इट्स ओके. सो व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन एंड बिकम्स इल एंड मोस्ट केसेस सर्वाइव. अब मैं 3-4 दिन, मैंने कहा 3-4 दिन लगेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैंने सर्वाइव किया उन 3-4 दिन. तो उस मेरे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हुई. वो इम्यूनिटी नेचुरली मेरे अंदर नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी थी. तो मेरी बेगम ने कहा कि वाह भाई, आपने तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से काम ले लिया, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. लेकिन मेरा बेटा, साथ ही मैंने अपनी बेगम से कहा, लेकिन मैं अपने बेटों का रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपने बच्चों का रिस्क नहीं ले सकता, तो चलो इससे पहले इन्हें मुझसे फ्लू हो जाए, मैं इन्हें फ्लू के शॉट्स लगवा दूं, दैट इज वैक्सीन्स लगवा दूं. तो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ कि मैं तो बीमार होकर तो मेरे अंदर इम्यूनिटी आई ना, तो मैंने अपने बच्चों को वीक एंटीजेंस वाले टीके लगवा दिए खुद से. तो उनमें भी क्या पैदा हो गई, एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, क्योंकि मैंने तो एंटीजेंस लगवाए थे. लेकिन वो एंटीजेंस मैंने जानबूझकर उन्हें लगवाए, तो वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी. इफ द यूज ऑफ वैक्सीन्स which stimulate the production of antibodies in the body and making a person immune against the disease या infection, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा दी थी, तो such kind of active immunity will be called artificially induced active immunity. तो बेटा एक्टिव इम्यूनिटी तो ये है एक्टिव ही, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवाकर एंटीबॉडी बच्चों ने खुद बनाई है, उन्हें तो सिर्फ वैक्सीन लगी थी एंटीजन वाली. But chunke this active immunity has been achieved by artificially introducing antigens in the form of vaccines. So that will be called artificially induced active immunity. That will be called what? Artificially induced active immunity. अब मेरा बच्चा, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हम वेट नहीं कर सकते कि पेशेंट अपने अंदर खुद उसकी एंटीबॉडी बना ले. वी कांट वेट. पेशेंट की एंटीबॉडी बनाते बनाने में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. तो फिर हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि उसकी एक्टिव इम्यूनिटी का इंतजार करें कि जी एंटीजन अंदर घुसा है, अब 2-4 दिन तक जनाब तुसी आराम करो, तो अंदर आपे ही की बन जाएगी एंटीबॉडी, तो हम वेट नहीं कर सकते बेटा, वरना वो तो चंद दिनों में उसको मार देगा, वो मरीज मर सकता है. तो उसको फिर डायरेक्ट हम एंटी सीरम लगा देते हैं. एंटी सीरम क्या होता है बेटा, ऐसा ब्लड का प्लाज्मा जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद हों उस एंटीजन के खिलाफ. जिस तरह अभी हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो चंद दिन पहले टीवी पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम वैक्सीनेशन का इंतजार चाहे ना भी करें, जो कोरोना के पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उन कोरोना के पेशेंट्स के ब्लड के सीरम में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो हम ये एंटी सीरम उन मरीजों का लेकर हम क्रॉनिक मरीजों को लगा सकते हैं, जो बड़ी क्रिटिकल हालत में कोरोना के, हम उन्हें लगाकर उनको बनी बनाई एंटीबॉडीज दे देते हैं. तो बच्चों, जब आप खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनने का इंतजार ना करो, आप उल्टा डायरेक्ट एंटीबॉडीज मरीज को दे दो, तो आप मरीज को कौन सी इम्यूनिटी दे रहे हो, पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हो. डन. तो मेरे बच्चों, एंटीबॉडीज डायरेक्ट, antibodies are directly injected in the form of antisera. What is antisera? Antisera is the serum that is plasma containing antibodies of that particular antigen. Antibodies are directly injected in the form of antisera to make a person immune against the disease. इस तरह डायरेक्ट एंटीबॉडी लगाने को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. इन बॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड. तो बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाती हैं फौरन से पहले, विच आर टेकन अप बाय फैगोसाइट्स, और फिर फैगोसिटिक सेल्स उनको पकड़कर खाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. उन्हें क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
द पेशेंट इज स्पेयर्ड फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस, तो पेशेंट को फौरन आप स्पेयर कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस से, वो कॉम्प्लिकेशंस जिसमें उसकी पॉसिबली डेथ हो जाती कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन या फिर वेनम। वेनम बेटा पॉइजनस मटेरियल, तो एंटीबॉडीज आपको पता है ना उस टॉक्सिन को, उस टॉक्सिक मटेरियल, उस वेनम को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो अगर डायरेक्ट आप एंटीबॉडीज लगा दोगे तो बेहतर हो जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बड़ी तेजी से होता है बेटा, कोई 3-4 दिन वेट नहीं करना पड़ता। मैंने तो अपनी बेगम से कहा था ना 4-5 दिन ठहर जाओ, मेरे अंदर खुद ही एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो पैसिव इम्यूनिटी में हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज लगा दी हैं। लेकिन बेटा ये पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्योंकि ये एंटीबॉडीज अपना काम खत्म करके फिनिश हो जाती हैं खुद भी, बिकॉज नो टाइम इज टेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज। और बॉडी के अंदर कोई सफिशिएंट लेवल भी नहीं था, उतना ही लेवल था जितना हमने लगाया था। डन, तो उतना जितना हमने इंजेक्ट किया था, बस एंटीबॉडीज की मिकदार कम थी, क्योंकि जो हम खुद बनाएंगे एंटीबॉडीज उनकी मिकदार ज्यादा होगी। एंड आफ्टर द लेवल ऑफ द एंटीबॉडीज इज रिड्यूस्ड, या जैसे ही वो यूज्ड अप हो जाए, नो मोर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इज देयर विद इन द बॉडी, तो मजीद एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। The method of the passive immunization is used to combat, मुकाबला करते हैं एक्टिव इन्फेक्शंस जो बंदे के जानलेवा हो, और ऐसी डिजीजेस में डायरेक्ट एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं जो ज्यादातर कॉज्ड बाय वायरस हो। तो याद रखें कोरोना भी एक वायरस है। The affected persons, जो persons affected हो, सफर फ्रॉम, जो सफर कर रहे हो किससे, टेटनस से। वो मैंने कहा था ना टेटनस का टीका फौरन से पहले, तो याद रखें टेटनस का टीका वैक्सीनेशन नहीं, वो डायरेक्ट एंटी वेनम है, डायरेक्ट एंटी सीरम है, तो डायरेक्ट एंटीबॉडी लगा दी जाती है। एंड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के खिलाफ, या रेबीज, रेबीज बेटा जो कुत्ते के काटने से इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो रेबीज की बीमारी, तो रेबीज की बीमारी में भी डायरेक्ट एंटीबॉडीज लगाई जाती। या फिर स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट करता है तो अंदर क्या छोड़ता है, वेनम। वेनम सांप के जहर को कहते हैं, वेनम सांप के जहर को कहते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीटॉक्सिन्स, तो ये एंटीबॉडीज फौरन अंदर जाकर एंटीटॉक्सिन्स बना देती हैं। चूंकि एंटीटॉक्सिन्स वाला सीरम होता है तो उसको बोलेंगे, उस सीरम को कहेंगे एंटी वेनम सीरम। क्या बोलेंगे बेटा, एंटी वेनम सीरम। ले जी, टाइम भी शॉर्ट है और मैं जल्दी से पढ़ा दूं, ये येलो बॉक्स है पेज पर। एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेटा जी, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस, हमें मालूम है। द इफेक्टेड पर्सन सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंसी इन देयर इम्यून सिस्टम, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एड्स के मरीज के इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सारे के सारे मारे जाते हैं ऑफ द बॉडी, एंड द इम्यून सिस्टम कोलैप्सेस, और इम्यून सिस्टम सारे के सारा कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। Thus the AIDS victim often स्कम्स मतलब कैच करता है, ढेर सारे बैक्टीरियल डिजीजेस उसको हो जाती हैं, और उसको ये रेट्रोवायरसेस पता है ना, ऑन्कोवायरसेस, कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं, वो बंदे को कैंसर भी हो जाता है। दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, हालांकि अगर उस बंदे को एड्स ना हो तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस या कैंसर जैसे जो कई वायरसेस हैं उनको तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही ओवरकम कर लेता है। तो चूंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम ही उनका वीक होगा, तो नतीजा उनको बैक्टीरियल डिजीजेस और कैंसर जैसे मूजी मर्ज फौरन से पहले कैच करेंगे। द इम्यून सिस्टम कैन ओवरकम, तो चूंकि उनका इम्यून सिस्टम कोलैप्स है, लिहाजा उनमें ये चीजें ओवरकम नहीं होंगी। सो देयर इज नो नोन क्योर ऑफ द डिजीज, अभी तक एड्स का कोई इलाज नहीं। एंड इट कैन स्प्रेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड इट कैन स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल्सो बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो बेटा एड्स के वायरस वाला अगर किसी को ब्लड लगा दिया जाए तो उस तक एड्स फैलने का मौजूद बन सकती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एड्स फैलती है। मेरा बच्चा, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं,
चूंकि मैंने अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई खास टॉपिक मैं अपलोड करके दूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में वो टॉपिक लिख सकते हो। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिनों में, आने वाले दिनों में आपको उसकी भी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाना है, क्योंकि आपके लाइक से मुझे लगेगा कि मैंने मजीद वीडियोस बनानी है और इस तरह मैं और ज्यादा बकअप हो जाऊंगा। ठीक, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब फौरन से पहले आपको दे दूंगा। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक कीजिए मेरी वीडियोस, और पूरी वीडियोस देखा करें ताकि आपको A to Z लाइन टू लाइन बुक की चीजें समझ में आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर अफजल को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक। थैंक यू सो मच।